गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज आप क्लास 9 हिस्ट्री लेसन नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है रूस की क्रांति, अक्टूबर 1917। इसके पहले आपने फरवरी क्रांति के बारे में पढ़ा था और फरवरी क्रांति के बाद रूस में जार का शासन, जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद रूस में कौन कौन से बदलाव हुए इसको भी आपने जाना। और अब जो है कि आप वहाँ पर होने वाली अक्टूबर क्रांति 1917 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह क्रांति हुई क्यों। आखिरकार में जब जार निकोलस का शासन समाप्त हो गया, राजशाही वहाँ से समाप्त हो गई रूस से, तो फिर अक्टूबर क्रांति क्यों हुई। तो बच्चों, आप जानते हैं कि बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन ने अप्रैल थीसिस दिया था, जिसमें उन्होंने 3 मांगें रखी थी। उनके विचार जो है थोड़े क्रांतिकारी और अलग थे। और फरवरी क्रांति के बाद जो रूस में अंतरिम सरकार, जिसके प्रधानमंत्री केरेंस्की थे, जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी, उनमें और बोल्शेविकों में यानी बोल्शेविक पार्टी में के बीच में टकराव बढ़ता गया। और बोल्शेविकों के जो नेता थे लेनिन, उनको ये लगने लगा कि अंतरिम सरकार अब रूस में फिर से तानाशाही थोप सकती है। तो सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की चर्चा शुरू कर दी और सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया जाने लगा। बच्चों, इस क्रांति के बारे में आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा एक जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको समझ लीजिए कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल होता है पूरे विश्व में। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। इसका मतलब कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को हुई और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर क्रांति की घटनाओं को समझते हैं कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। और सत्ता पर कब्जा के लिए लियान ट्राटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि यह जो सत्ता पर कब्जा करने की योजना है वो किस दिन लागू की जाएगी। और 24 अक्टूबर को फिर विद्रोह शुरू हो गया। और इसके बाद संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रधानमंत्री केरेंस्की थे, वे सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए, पेट्रोग्राद से बाहर चले गए। और तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने जो 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर थे उस पर घेरा डाल दिया और टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए
सरकार के समर्थन करने वाले सैनिकों को रवाना कर दिया गया। अब दूसरी तरफ जो है, जो क्रांतिकारी समिति थी जो कि सत्ता पर कब्जा करना चाह रही थी, उसके भी समर्थकों को आदेश दे दिया गया कि वे सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। और उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य जो युद्धपोत थे उन नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया और शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से इस नाटकीय घटनाक्रम में दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाकों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अब एक शब्द है ये कॉमिंटर्न, इसको भी देख लीजिए। कॉमिंटर्न जो है कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को कॉमिंटर्न कहा जाता है। ये कुछ तिथियां भी हैं महत्वपूर्ण जो कि आपको याद भी रखना है कि रूस में समाजवाद पर बहस कब शुरू हुई थी? 1850 से 1880 के बीच में शुरू हो गई थी। फिर 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई। 1905 की घटना जो है खूनी रविवार और 1905 की क्रांति के लिए मशहूर है। और 1917 2 मार्च जार द्वारा पदत्याग किया गया फरवरी क्रांति के बाद। और 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ और फिर बोल्शेविकों का सरकार पर कब्जा हो गया। फिर बोल्शेविकों की सरकार बनी और 1918 से 20 के बीच में इसी दौरान वहाँ पर गृह युद्ध भी हुआ जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। और 1919 में कॉमिंटर्न का गठन किया गया और 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत की गई थी। तो यह क्या थी इसको भी आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अक्टूबर की क्रांति हो गई, बोल्शेविकों ने सरकार पर कब्जा कर लिया, यानी एक तरह से बोल्शेविकों की सरकार ही अब सत्ता में आ गई लेनिन के नेतृत्व में। और अब इसके बाद रूस में क्या क्या बदलाव हुए, उन बदलावों को एक एक करके पॉइंट वाइज आपको समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इस टॉपिक के बारे में आप अब पढ़ रहे हैं, अक्टूबर के बाद क्या बदला। तो अक्टूबर के बाद का मतलब अक्टूबर की क्रांति होने के बाद जो वहाँ पर बोल्शेविकों की सरकार बनी रूस में, उसके बाद बोल्शेविकों ने क्या क्या बदलाव किए। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे और इसीलिए ज़्यादातर जो उद्योग थे और बैंक थे उनका नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी अब वो सरकारी हो गए। और उनका स्वामित्व और प्रबंधन, जो स्वामित्व और प्रबंधन था वह जो है सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, ये अगला बदलाव था। किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई, ये भी एक बदलाव देखिए। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर, मतलब जितने लोग रह सकते हैं उतने लोगों के लिए हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि जो बेघरबार लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी,
कि कोई भी जो है अभिजात जो कुलीन वर्ग का है वो पुरानी पदवियां धारण नहीं कर सकता। और परिवर्तन जो हो रहे थे उसको स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां तक बदल दी गईं। और इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें सोवियत लाल टोपी का चुनाव किया गया। ये सारे बदलाव जो है अक्टूबर की क्रांति के बाद बोल्शेविकों की नेतृत्व में बनी पार्टी ने किया था। और भी बहुत सारे बदलाव हैं जिनको आपको अभी जानना है। अगला बदलाव है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला। तो जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, लेकिन लेनिन ने असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। उनका विचार था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल सोवियत रूसी कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। और मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद भी बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में एकमात्र हिस्सा लेने वाली पार्टी रह गई। अब दूसरी कोई पार्टी जो रूस में नहीं रह गई। तो अब देखिए कि अखिल रूसी जो सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का दर्जा दे दिया गया और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ये सारे बदलाव जो है समयानुसार, आवश्यकता अनुसार जो है बोल्शेविकों ने किया। और ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। जो गुप्तचर पुलिस थी, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया, वे बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करते थे। और बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी इस पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि युवा और कलाकार लोग समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित विचारों वाले थे। वे लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। और अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग भी शुरू कर दिए। लेकिन पार्टी द्वारा जो थोपी गई सेंसरशिप थी, जो बहुत सारे प्रतिबंध थे, उसके कारण से सारे लोगों का पार्टी से धीरे धीरे मोह भंग होने लगा। अब ये थोड़ा सा दिया गया है कुछ अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके में दो प्रकार के दृष्टिकोण थे, क्या थे, इसको आप अपने से पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस समय कि क्या हालात थे। इसके बाद भी वहाँ पर गृह युद्ध शुरू होता है रूस में। तो गृह युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसको आप समझ लीजिए। जब बोल्शेविकों ने ज़मीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो जो रूसी सेना थी वो टूटने लगी, क्योंकि सिपाही तो किसान परिवार से थे और वे चाहते थे कि भूमि का पुनर्वितरण हो रहा है तो हम भी घर जाएं और हमको भी ज़मीनें मिलें, इसलिए वो सेना छोड़कर जाने लगे। तो गैर बोल्शेविक समाजवादी जो थे, जो बोल्शेविक नहीं थे, जो बोल्शेविक विचारों वाले नहीं थे, जो लेनिन के विचारों से सहमत नहीं थे, वे और उदारवादी और जो राजशाही के समर्थक थे, उन्होंने बोल्शेविकों की निंदा शुरू कर दी, बोल्शेविक विद्रोहों की निंदा शुरू कर दी।
और इन सब के नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों, जिनको रेड्स वो कहते थे, से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। अब आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वो बहुत बड़ा देश है। और यदि लेनिन की भी सरकार बनती है तो उसका शासन जो है पूरे देश पर एक जैसा हो, ये संभव नहीं है। तो देश के बाकी हिस्सों में दूसरी घटनाएं हो रही थीं। जो गैर बोल्शेविक थे, जो उदारवादी थे, जो राजशाही के समर्थक थे, वे बोल्शेविकों का विरोध कर रहे थे और उनसे लड़ने के लिए टुकड़ियां भी संगठित कर रहे थे। और 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स जिसको कहा जाता है, और जार के समर्थकों, जिनको वाइट्स कहा जाता है, उन्हीं का नियंत्रण रहा। और इन लोगों को देखिए, ऐसे नियंत्रण नहीं रहा, बल्कि इन लोगों को विद्रोह करने के लिए, लड़ने के लिए फ्रांसीसियों की, अमेरिका की सरकारों की, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का मतलब सैनिकों से है, टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। क्योंकि ये सारे देश जो है रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। क्यों नहीं देखना चाहते थे? क्योंकि इन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थीं और इनका ये मानना था या इनको एक डर था कि यदि जो है रूस में समाजवाद सफल रहा तो निश्चित तौर पर उनके भी देश में उस तरह की व्यवस्था की मांग शुरू हो जाएगी। तो ये देश जो है समाजवाद के विरुद्ध, जो गैर बोल्शेविक थे, उदारवादी थे, जो राजशाही के समर्थक थे, उनका जो है समर्थन कर रहे थे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। इन सारी घटनाक्रम के बावजूद भी उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से कामयाबी मिली थी। अब चूँकि रूस बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, तो उसमें निश्चित तौर पर जो बहुत सारे गैर रूसी प्रजातियों के लोग रहते थे वे भी, और मुस्लिम जदीदी जो मुस्लिम उदारवादी थे वे भी मदद कर रहे थे, जिसके कारण जो है बोल्शेविकों का नियंत्रण भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर कायम था। तो जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्ले आम किया था। ऐसे हालत में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार चाहती क्या है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ये सब घटनाक्रम है, इसके कारण रूस में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। स्थिति क्या पैदा हुई? यूँ कहिए कि वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया। अब आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई ताकि लोग जो है बोल्शेविक सरकार का विरोध न करें। इसलिए राज्यों के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता बोल्शेविक सरकार के द्वारा दी गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है ये समाजवादी समाज का
निर्माण। लेकिन बच्चों इस टॉपिक के बारे में हम लोग कल के चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।